नरेश के माता पिता एक किसान थे। नरेश ने शहर में रहकर पढ़ाई की थी और वहीं नौकरी कर रहा था। लेकिन अचानक नरेश की नौकरी चली जाती है, जिससे वो बेहद परेशान हो जाता है। नरेश की परेशानी कैसे दूर हुई, जानने के लिए देखते हैं जादुई प्याज की कहानी। दिन भर काम करके नरेश ऑफिस से घर लौटा था। कितना थक गया हूँ। जब सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने में मैं इतना थक जाता हूँ, तो पिताजी खेतों में कड़ी मेहनत करके कितना थक जाते होंगे। मुझे माँ और पिताजी के सपने को पूरा करना ही होगा। गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाना होगा, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। नरेश के पिता ने उसे शहर में रखकर पढ़ाया लिखाया था। गरीब होने के बाद भी उन्होंने खूब मेहनत की और नरेश की पढ़ाई पूरी होने तक खेतों में काम करते रहे। नरेश का एक छोटा भाई था सुरेश। एक बार सुरेश काफी बीमार पड़ गया। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बेहद गरीबी के कारण नरेश के माता पिता सुरेश को शहर ले जाकर उसका ठीक तरीके से इलाज नहीं करवा सके, जिसके कारण सुरेश की मौत हो गई थी। जिसके बाद नरेश के माता पिता ने नरेश को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उनका एक ही सपना था कि नरेश पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और गांव में एक अस्पताल खुलवा दे। माता पिता के इसी सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद नरेश शहर में नौकरी कर रहा था। नरेश के पिता बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए उन्होंने खेती का काम छोड़ दिया था। उस दिन काम से लौटने के बाद नरेश अपने बिस्तर पर लेटा था। तभी उसके पिता महेंद्र का फोन आता है। नमस्ते पिताजी। फोन पर नरेश के पिता खांस रहे थे। क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नरेश बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे दवाई लेनी है। तो कुछ पैसे भेज दे। ठीक है पिताजी, ये महीना अब खत्म होने ही वाला है। मैं आपको जल्दी ही पैसे भेज दूंगा। बेटा मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आज ही पैसे चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं कुछ करता हूँ। नरेश ने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे और अपने पिता को भेज दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विजय। सैलरी आते ही मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। लेकिन दूसरे दिन जब नरेश ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। वो अपने बॉस के पास जाकर कहता है, सर आप तो जानते ही हैं कि मैं कितनी मेहनत से अपना काम पूरा करता हूँ, फिर भी आपने मुझे काम से निकाल दिया। नरेश, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें काम से निकाला गया है। देखो, कंपनी बहुत घाटे में चल रही है, इसलिए मैंने कंपनी बंद करने का फैसला किया है। तुम्हारे साथ साथ सभी कर्मचारी काम से निकाल दिए गए हैं, क्योंकि मैं तुम सबको तनख्वाह देने की हालत में नहीं हूं। आई एम सॉरी। नरेश की नौकरी चली जाती है, उसे तनख्वाह भी नहीं मिलती है। उदास होकर नरेश घर वापस आ जाता है। मेरी नौकरी चली गई है, अब माँ पिताजी को पैसे कैसे भेजूंगा? नरेश इसी चिंता में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर जाती है। ये घड़ी बेच देता हूँ और पैसे पिताजी को भेज दूंगा। नरेश घड़ी बेचने बाजार जाने वाला था, तभी उसका दोस्त विजय उसके पास आता है। अरे नरेश, आओ विजय, कैसे आना हुआ? तू तो जानता ही है कि हमारी नौकरी चली गई है। तूने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे वो वापस कर दे यार। विजय, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझसे उधार क्यों मांगता? हमें सैलरी भी नहीं मिली है, अभी मैं तेरा उधार नहीं चुका सकता। उधार नहीं चुका सकता तो अपनी घड़ी मुझे दे दे। लेकिन विजय, ये घड़ी मैं तुझे नहीं दे सकता। नरेश, महीना खत्म हो गया, मुझे किराया दे दो। अंकल, आज मेरी नौकरी चली गई है और तनख्वाह भी नहीं मिली। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह की मोहलत देता हूँ। है 1 सप्ताह में किराया चुका देना भाई, नहीं तो जो है ये मकान जो है खाली कर देना। मकान मालिक वहां से चला जाता है। नरेश चिंता में डूबा हुआ था, जिस कारण उसकी भूख भी मर जाती है और वो बिना कुछ खाए सो जाता है। दूसरे दिन जब नरेश सोकर उठता है तो उसने देखा कि उसके मोबाइल फोन पर उसकी माँ शोभा के कई सारे मिस्ड कॉल थे। नरेश घबरा जाता है। वो अपनी माँ को फोन करता है। माफ करना माँ, कल मैं जल्दी सो गया था। क्या बात है नरेश बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। तो तू अभी तक कैसे सो रहा है? सुबह के 9 बज गए हैं, क्या तुझे आज ऑफिस नहीं जाना है? ओह, आज मैं लेट हो गया। कल ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए बहुत थक गया था। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ। सुन नरेश बेटा, आज शाम को कुछ पैसे भेज देना। ठीक है माँ, मैं आज शाम को पैसे जरूर भेज दूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। नरेश फोन रख देता है। अब मैं क्या करूँ?
शाम को माँ को पैसे कैसे भेजूंगा? मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। नरेश रसोई में जाता है और अपने लिए खाने का इंतजाम करने लगता है। वो अपने लिए रोटियां बनाता है। सब्जी तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी प्याज रखी है। आज इस छोटी सी प्याज के साथ ही रोटी खा लेता हूँ। नरेश चाकू लेकर आता है और उस प्याज को काटने ही वाला था कि वो प्याज बोल पड़ती है। मुझे मत काटो नरेश, मैं एक जादुई प्याज हूँ। प्याज को बोलता देखकर नरेश डर जाता है और प्याज उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। मुझे उठाओ नरेश और संभाल कर रखो, मैं बड़े काम की चीज हूँ, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। तुम मेरी मुश्किलें कैसे दूर कर सकती हो? तुम तो एक छोटी सी प्याज हो। मैं देखने में छोटी हूँ लेकिन जादुई हूँ। अच्छा, तुम क्या जादू कर सकती हो? अभी दिखाती हूँ अपना जादू। उस प्याज के अंदर से ढेर सारे प्याज निकलने लगते हैं और सभी प्याज के पकौड़े में बदल जाते हैं। देखते ही देखते नरेश के घर में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का ढेर लग जाता है। इतने सारे प्याज के पकौड़े, लेकिन मैं इनका क्या करूंगा? नरेश, तुम इन प्याज के पकौड़ों को बेचकर पैसे कमा सकते हो। ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जरा इन्हें खाकर तो देखो। नरेश एक पकौड़ा खाता है। हम्म, आह, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। आह, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि एक अच्छी नौकरी करने वाला प्याज के पकौड़े बेच रहा है। अरे मेरे माता पिता को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें आज शाम अपनी माँ को पैसे भेजने हैं ना? हाँ, भेजने तो हैं। तो चलो फटाफट इन पकौड़ों को बेचने निकल जाओ। ठीक है। नरेश पहले तो खुद प्याज के पकौड़ों के साथ रोटियां खाता है और उसके बाद उन पकौड़ों को लेकर उन्हें बेचने निकल जाता है। नरेश के प्याज के पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों ने हाथों हाथ उसे खरीद लिया। शाम तक नरेश के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो अपनी माँ को पैसे भेज सके। शाम को जब नरेश घर आता है तो उस प्याज ने उससे कहा, आ गए तुम? सारे पकौड़े बिक गए ना? हाँ, और मैंने माँ को पैसे भी भेज दिए। अब मैं तुम्हें कल और ज्यादा पकौड़े दूंगी। ठीक है। नरेश खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठता है तो जादुई प्याज ने उसे पहले से भी ज्यादा प्याज दिए, जो पकौड़ों में बदल गए। नरेश ने सभी पकौड़ों को ले जाकर बेच दिया। उस दिन उसने पहले से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। उसने विजय को उसके पैसे लौटा दिए और अब नरेश रोज उस जादुई प्याज के दिए हुए पकौड़े बेचने लगा। लोगों को उसके प्याज के पकौड़े इतने पसंद आने लगे कि वे उसका इंतजार करते और हर कोई उसके पकौड़े खरीदता। जो है मुझे आधा किलो प्याज के पकौड़े देना भैया। मुझे भी आधा किलो प्याज के पकौड़े चाहिए भाई साहब। साहब, सारे पकौड़े खत्म हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ आधा किलो पकौड़े ही बचे हैं। मैं आप में से किसी एक को ही पकौड़े दे सकता हूँ। मुझे दे दो, मैं तुम्हें इन पकौड़ों के 100 रुपये दूंगा। नहीं, मुझे दे दो, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। लोग महंगी कीमत चुकाकर प्याज के पकौड़े खरीदने लगे। नरेश ने मकान का किराया भी चुका दिया। जादुई प्याज कभी नहीं सूखती, हमेशा ताजी रहती। उसमें से रोज ढेर सारे प्याज निकलते जो पकौड़ों में बदल जाते। धीरे धीरे प्याज के पकौड़े बेचकर नरेश ने अपनी एक दुकान खोल ली, जिसमें वो पकौड़ों के साथ चाय भी बेचने लगा। दूर दूर से लोग उसके प्याज के पकौड़े खाने के लिए आते। धीरे धीरे उसका पकौड़ों का बिजनेस एक बड़े व्यापार में बदल गया। वो शहर के बड़े बड़े होटलों और रेस्तरां में अपने पकौड़े डिलीवर करने लगा। अब वो शहर का रईस बन चुका था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया जहां गरीबों को अब मुफ्त इलाज होने लगा। इस तरह से नरेश ने अपने माता पिता के सपने को पूरा किया। गांव जाकर वो अपने माता पिता को शहर ले आया और सब साथ रहने लगे। बेटा, तूने शहर में नौकरी करके कितनी तरक्की कर ली है। माँ, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब जादुई प्याज की वजह से है। जादुई प्याज? हाँ माँ, ये है वो जादुई प्याज। इस प्याज को कभी मत काटना। ये प्याज मुझे रोज प्याज के पकौड़े देती है, जिसे बेचकर मैंने पैसे कमाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई प्याज। नरेश बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए मैंने नरेश की मदद की और हमेशा करती रहूंगी। जादुई प्याज नरेश के परिवार का सदस्य बन चुकी थी और उनके साथ हमेशा रहने लगी। मटकू और भटकू दो भाई थे। दोनों किसान थे और अपने खेतों में सब्जियां उगाते थे। एक बार मटकू के मन में भटकू की सब्जियां देखकर लालच आ जाता है और वह उसकी सब्जियां चुराकर बाजार में बेचना चाहता है। लेकिन भटकू की सब्जियां जादुई होती हैं और वो मटकू को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देती हैं। सुंदरनगर गांव में मटकू और भटकू दो भाई रहते थे।
मटकू बड़ा चालाक था और भटकू उतना ही सीधा साधा और बुद्धू था। दोनों के माता पिता गुजर चुके थे, जिसके बाद मटकू ने खेत का बंटवारा कर दिया। मटकू ने खेत का बड़ा हिस्सा खुद ले लिया और एक छोटा सा हिस्सा भटकू को दे दिया, जिसे देखकर भटकू की पत्नी धनिया बोली, इतनी थोड़ी सी जमीन में हमारा क्या होगा? जेठ जी ने सारा खेत तो खुद ले लिया और हमें छोटा सा हिस्सा दे दिया। इतने में हम कौन सी फसल लगाएंगे? क्या पैदावार होगी और क्या मुनाफा होगा? हम तो भूखों मर जाएंगे। मटकू भैया ने कहा है कि वो मुझसे बड़े हैं और बुद्धिमान भी, इसलिए वो खेती ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तुम चिंता मत करो, भैया ने कहा है कि जब वो अपनी फसल बेचेंगे तो कुछ पैसे हमें भी देंगे। मुझे नहीं लगता कि जेठ जी हमें कुछ देने वाले हैं। तुमने उनकी बात मानी ही क्यों? कुछ हमारे बारे में भी सोच लिया होता। पिंकी बड़ी हो रही है, इसे भी पढ़ाना लिखाना है, इसकी शादी करनी होगी। परेशान क्यों होती हो? सब ठीक हो जाएगा। हम अपने खेत में सब्जियां उगाएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे। उधर मटकू ज्यादा खेत लेकर अपनी बुद्धिमानी पर खुश हो रहा था। कैसा बेवकूफ बनाया उस भटकू को। ज्यादा जमीन पर खेती करके मैं अमीर हो जाऊंगा और वो गरीब। जिंदगी भर मेरे आगे पीछे घूमेगा और मेरे आगे हाथ जोड़ेगा। मटकू के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटा सोनू था। मटकू अब अपने खेत में धान की रोपाई करने लगा। उधर भटकू ने अपने खेत में बैंगन की फसल लगाई। मटकू ने देखा कि भटकू ने अपने खेत में बैंगन की फसल लगाई है। अगर भटकू की फसल अच्छी हुई तो उसे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मैं ये होने नहीं दूंगा। उस रात मटकू ने भटकू के खेत में जाकर सब्जियों की फसल में जहर का छिड़काव कर दिया। अब भटकू की सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। मटकू हंसता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद मटकू के खेत में धान की अच्छी फसल हुई, तो इधर भटकू के सारे बैंगन खराब हो गए। ये देखकर भटकू रोने लगा। ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल खराब कैसे हो गई? अब हमारे पास बाजार में बेचने के लिए कुछ नहीं है। सोचा था बैंगन की सब्जियां बाजार में बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। घर में खाने को अनाज नहीं है, तो मटकू भैया से कुछ पैसे मांग लाओ। उन्होंने कहा था ना कि वो अपनी फसल बेचेंगे तो कुछ पैसे तुम्हें भी देंगे। उनकी फसल अच्छी हुई है, उनका मुनाफा भी अच्छा हुआ होगा। तुम ठीक कहती हो, मैं मटकू भैया से कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ। भटकू मटकू के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है। अरे भटकू, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? इतना कहकर मटकू रोने का नाटक करने लगता है। क्या बात है मटकू भैया? मैं अपनी फसल बेचने शहर गया था। फसल अच्छी हुई थी, इसलिए कमाई भी अच्छी हुई, लेकिन लौटते समय रास्ते में कुछ डाकुओं ने मेरे सारे पैसे छीन लिए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। ठीक है भटकू। भटकू अपने घर आ जाता है और धनिया को सारी बात बताता है। मुझे तो लगता है कि जेठ जी बहाना बना रहे हैं, वो हमें पैसे नहीं देना चाहते हैं। भला भैया ऐसा क्यों करेंगे? तुम तो बुद्धू हो। तुमने देखा नहीं भैया ने कैसे खेत का आधे से अधिक हिस्सा खुद रख लिया। भटकू और धनिया आपस में बात कर रहे थे, तभी पिंकी ने आकर कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। पिंकी बेटी, मैं अभी खाना बना देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। धनिया रसोई में जाती है और सोचती है, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पिंकी को क्या खिलाऊं। धनिया रसोई के सारे डिब्बे खोल खोल कर देखने लगती है। उसे एक डिब्बे में थोड़े से चावल रखे हुए मिल जाते हैं। धनिया उसी चावल को पका देती है और पिंकी को खाने को देती है। ये क्या माँ, न दाल और न सब्जी, तुमने कुछ भी नहीं बनाया। पिंकी बेटी, मैं तुझे नमक देती हूँ, आज नमक के साथ चावल खा ले, कल मैं तेरे लिए दाल और सब्जी दोनों बना दूंगी। ठीक है माँ। पिंकी खाना खा लेती है, लेकिन भटकू और धनिया भूखे रह जाते हैं। धनिया मन ही मन सोचती है, आज का दिन तो निकल गया, लेकिन कल क्या होगा? कल पिंकी को क्या खिलाऊंगी? इसी चिंता में धनिया रात भर सो नहीं पाती है। दूसरे दिन धनिया सुबह उठकर घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी किसी ने घर के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई। घर में कोई है क्या? धनिया बाहर निकलकर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर एक सब्जी वाला खड़ा था। उस सब्जी वाले ने धनिया से कहा, बहन,
क्या मेरी सब्जियों में छिड़कने के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ। सुबह 5 बजे ही अपने खेत से सब्जियां तोड़कर निकला हूँ। अब दिन निकल आया है, सूरज सिर पर है। मेरी सब्जियां कहीं सूख न जाए, इसलिए इन्हें ताजा रखने के लिए थोड़ा पानी मिल जाता तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। हाँ भैया, क्यों नहीं। आप रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। धनिया एक लोटे में पानी लेकर आती है और उन सब्जियों पर छिड़क देती है और उस सब्जी वाले को भी पानी पीने के लिए देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। तुम ये कुछ परवल, लौकी और करेले रख लो। नहीं भैया, मैं इन्हें नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? इसके बदले में देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक भाई की तरफ से बहन के लिए उपहार है। ये सब जादुई सब्जियां हैं। जादुई सब्जियां? हाँ, इन सब्जियों के बीजों को निकाल लेना, फिर इनका जादू देखना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सब्जी वाला चला जाता है। धनिया उन सब्जियों को लेकर भटकू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अब क्या ये सब्जियां वाकई में जादुई हैं? उस सब्जी वाले भैया ने कहा है कि इन सब्जियों में से बीज निकाल लेना, फिर इनका जादू देखना। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। धनिया रसोई से चाकू लेकर आती है और वो उन सब्जियों को काट कर उनसे बीज अलग करती है। धनिया ने जैसे ही उन सब्जियों से बीज अलग किए, एक एक बीज फौरन हरी सब्जी बन गया। धनिया और भटकू का घर सब्जियों से भर गया। बीज से बनी सब्जियों को काटने पर उनसे निकले बीज भी फौरन सब्जी बन गए। इस तरह धनिया और भटकू एक ही दिन में ढेर सारी सब्जियों के मालिक बन गए। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सचमुच में जादुई सब्जियां हैं। अब हमें खेत में फसल उगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भटकू और धनिया दोनों उन सब्जियों को लेकर गांव में बेचने निकलते हैं, लेकिन मटकू उन्हें सब्जियां बेचते हुए देख लेता है। अरे, भटको के पास इतनी सारी सब्जियां कैसे आईं? मैंने तो इसकी फसल खराब कर दी थी। भटकू के पास ढेर सारी सब्जियां देखकर मटकू को बहुत गुस्सा आ जाता है। आज रात इसके घर में जाकर देखूंगा कि इतनी सारी सब्जियां ये लाया कहां से। इधर भटकू और धनिया सारी सब्जियां बेच देते हैं और पैसे लेकर घर आ जाते हैं। उस दिन धनिया ने खाने में दाल और सब्जी भी बनाई और तीनों ने मिलकर खाना खाया। रात में सोने से पहले भटकू और धनिया हरी सब्जियों में से उनके बीज निकालते हैं और एक एक बीज फौरन हरी सब्जी में बदल जाता है। लेकिन ये सब मटकू खिड़की के पीछे छिपकर देख रहा था। अच्छा, तो भटको के पास जादुई सब्जियां हैं। मटकू सबके सोने का इंतजार करने लगता है। जब भटकू और धनिया सो जाते हैं तो मटकू चुपके से उनके घर में घुस जाता है और सारी जादुई सब्जियों को चुराने लगता है। मटकू उन्हें एक बोरी में भरने लगता है, लेकिन तभी सारी जादुई सब्जियों से आवाज आने लगती है। चोर चोर चोर, हमें बचाओ, कोई हमें चुरा रहा है। आवाज सुनकर मटकू डर जाता है और घबराकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो दरवाजे से टकरा जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। मटकू धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। शोर सुनकर भटकू और धनिया की नींद खुलती है। अरे मटकू भैया, लेकिन आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुझे देखने आया था। तू ठीक तो है ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। मटकू को झूठ बोलता देख जादुई सब्जियों से आवाज आने लगी। परवल बोली, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है। हाँ हाँ, ये झूठा है, ये चोर है। यह हमें चुराने आया था। ये देखो, इसके पास बोरी भी है। इसने हमें बोरी में भर लिया था और चुरा कर भागने वाला था। मटकू सब्जियों को इस तरह से इंसानों की तरह बोलता हुआ देखकर डर गया। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो क्या हम सब झूठ बोल रही हैं? रुक, तुझे अभी मजा चखाते हैं। सभी सब्जियां एक एक करके मटकू के ऊपर पत्थर की तरह बरसने लगी और उसकी पिटाई करने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम सब सच बोल रही हो। मैं तुम्हें चुराने आया था। माफी हमसे नहीं, भटकू से मांगो। तुमने उसके साथ धोखा किया है। तुम्हें भटकू को उसके हिस्से का खेत देना होगा, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारी पिटाई करते रहेंगे। मैं भटकू को उसके हिस्से का खेत दे दूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। इतना सुनते ही सभी जादुई सब्जियां शांत हो गईं और मटकू अपने घर चला गया। दूसरे दिन मटकू ने भटकू को उसके हिस्से का खेत दे दिया, जिस पर भटकू खेती करने लगा। जादुई सब्जियां अब भी भटकू के घर में रहती और रोज अपने बीज से हरी सब्जियां बनाकर भटकू को दे देती, जिससे भटकू और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई।